अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। वीकेंड कैसे गुजरा, क्या क्या किया, आपका ने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत रिलैक्स किया और शॉपिंग की, ग्रॉसरी की शॉपिंग की। यार दूसरी शॉपिंग नहीं, ईद पे अभी बहुत शॉपिंग की है तो बजट अपसेट हो जाता है। वो वाली शॉपिंग तो बिल्कुल स्टॉप हो गई। ना कोई ड्रेस लेना है, ना शूज लेने हैं, कुछ भी नहीं लेना। तो इस पे मैंने लगा दिया स्टॉप, STOP स्टॉप, कि अब ये चीज़ें नहीं लेनी मैंने। अब मैंने कुछ और चीज़ों पे फोकस कर लिया। होना चाहिए यार ज़िंदगी में, सिर्फ कपड़ा कपड़ा ड्रेसिंग, और ठीक है अच्छी ड्रेसिंग पहननी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट, और लेकिन सिंपल ड्रेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सिंपल ड्रेसिंग बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन रिक्वायरमेंट भी है ये कि मुझे मॉर्निंग शो में डेली जोड़ा एक जो है ना लगाना और ठमकाना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि बहुत सारी और चीज़ें भी हैं हमारी लाइफ में जिस पे हमारा फोकस्ड होना चाहिए। एक ज़माना था जब लोग अपने घर को रेनोवेट कर रहे होते थे, अपने घर की सेटिंग पे फोकस्ड होता था लोगों का कि घर को अच्छा बनाना है, और पहला लुक जो है ना, फर्स्ट लुक वाली बात होगी, जो भी आएगा तारीफ करेगा। यार कितनी सलीका-शुआर ख़वातीन है, ये बात हमें इतनी अच्छी लगती थी हमारी माओं को कि सलीका झलक रहा है। ये इस तरह से होता था। कोई भी किसी के घर नहीं गया यार, हालांकि होते घर सादा थे, कुछ घर में कुछ खास चीज़ें नहीं होती थी हमारी, ना ही कोई वो जो है झूमर या कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन सादा से घरों को इस तरह से डेकोरेट किया हुआ होता था कि जो भी जाता घर में तो तारीफ किए बगैर ना आता। यार कितनी साफ सुथरी खातून है, कितनी सुघड़ खातून है और सलीका शुआर है। तो ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती थी घर, क्योंकि जो घरेलू खवातीन होती हैं उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं समेत मुझे भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बहुत अच्छा हो गया यार, जॉब करते हुए काम पे फोकस है, थक गया, घर गया, कुकिंग की और बच्चों को दिया खाना, और बस इन्हीं चक्करों में लगी रही। तो मैंने सोचा यार अपने घर पे भी मुझे कुछ तवज्जो देनी चाहिए, घर को देखना है, कुछ कुछ चीज़ें जो है बदलने की ज़रूरत है। और एक ज़माना तो मुझे फोबिया हो जाता था, एक बेड अगर एक साइड पे पड़ा है तो महीने 2 महीने बाद उसकी साइड चेंज कर ली। इतना तो हम कर सकते हैं ना, तो उसकी साइड चेंज कर ली, थोड़े से सोफे इधर से उधर कर दिए और थोड़ी हल्की फुल्की सी चेंजिंग कर ली, तो वो लगता था हर वक्त कुछ चेंज सा माहौल है। अब जब हम बात करते हैं कि एक ही जैसा माहौल है, एक ही तरह की सब चीज़ें चल रही हैं, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट दूसरी बहुत सारी बातों में है। उसके साथ ये हुआ, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया। यार ये चीज़ें ना मैं अब बॉदर नहीं करती, अब मैं फील नहीं करती। यार जब किसी वो मैं कल पढ़ रही थी कि अगर जहाँ आपको लोग बर्दाश्त करते हैं तो वहाँ मत जाए, लेकिन जहाँ लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो आसान सी सादा सी ये बात थी। मुझे ये अक़वाले ज़री बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि वाकई ये जो है ये बात सही की है। और हम इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं, वहाँ जाते हैं, या वो लोग जो हमारे अपने भी हैं। और बात है आजकल तो ऐसी वो कहते हैं ना लाखबाजी होती है हर एक को कि ये अच्छा पहनना, ये हसद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काउंट नहीं करती मैं। तो इस पे जो है तो सीधी सी बात है, जहाँ आपकी चाहत हो वहाँ ज़रूर आप जाया करें और उन लोगों के साथ अच्छा रिस्पांस भी दिया करें। तो ये अच्छा बात यार कहाँ से कहाँ आ गई। मैं बात कर रही थी घर के डेकोरेशन की। तो घर को जो है डेकोर करना बहुत ज़रूरी है। हल्का फुल्का सा ना घर पे फोकस ज़रूर किया करें। और हम रूटीन वाइज यही हो रहा है कि हम अपने ऊपर तो फोकस कर रहे हैं, यार दिख रहा है, हम बाहर जा रहे हैं, अच्छी ड्रेसिंग और शूज़ अच्छा, अच्छी ज्वेलरी, अच्छा बैग, हैंड बैग होना चाहिए। लेकिन मुझे हैंड बैग उठाने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा फोकस नहीं होता, बस शूज़ पे होता है या ड्रेसिंग पर होता है। तो मुझे लगा यार, तो इस वीक और पिछले वीक, ये 2 वीक जो थे, जो वीकेंड में मुझे मिले छुट्टियों के, तो मैंने यही किया कि अपने घर को फोकस किया और घर को डेकोर किया एक नए सिरे से। कर्टन नहीं थे, कर्टन लिए मैंने, बहुत ऐसा हो गया। मैंने बताया भी था कि मुझे तकरीबन साल हो गया नया घर बनाए हुए। तो अभी मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता डेकोर कर रही हूँ बजट के हिसाब से कि अब ये कर लिया, अब कलर करा लिया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। सिंपल सा सादा सा घर है, लेकिन मेरी कोशिश है कि उसको सादगी से ही डेकोर करूं और देखने वाला कहे कि आयशा तो कितनी सलीकामंद है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भी मेरे घर आए, स्पेशल वॉशरूम
तो इस मामले में तो बहुत ही मुझे कभी कहा जाता है ये संकी हो गई है यार, ये हर चीज़ मैनेज होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें बड़ी ही अट्रैक्ट करती हैं लोगों को जब किसी के हम घर जा रहे होते हैं। एक तो आपका किचन हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें नीटनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग परवाह नहीं करते और जो जहाँ पड़ी है तो नहीं। ये मेरा पहला है कि फर्स्ट जो है कहते हैं ना एक्सप्रेशन पड़ता है, यार क्या पड़ता है, इमेज जो होता है तो यही पड़ता है कि यार किचन बड़ा साफ सुथरा है, खातून खाना जो है किचन को बहुत साफ रखती है, नीट। ये पहली चीज़ है। और सेकेंड चीज़ जो है वो है आपका वॉशरूम। तो ये दो चीज़ें नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गई घर की बातें जो मैंने वीक में किया। और इसके सब बाद और जो बात बताने वाली हूँ ये कि स्कूल खुलने वाले हैं। ये धमाका था या क्या था मुझे नहीं पता क्योंकि बच्चे लोग रेडी नहीं है। जैन को अगर मैं कहूँ कि स्कूल खुल रहा है, मैंने नहीं बताया अभी ये धमाका है, तो यकीनन नहीं मम्मा, नहीं ये झूठ है, अभी कोरोना नहीं गया, इस तरह की मुझे बातें करनी है, नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोरोना लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो उसने 10 बहाने ढूंढ लेने हैं। तो मैंने उसको नहीं बताया कि स्कूल खुल रहे हैं। तो बहरहाल बिल आखिर फैसला कर लिया गया है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे और 7 जून तक जो है बाकायदा क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैट्रिक के और जनाब जी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये क्लासें स्टार्ट हो रही हैं और इसके साथ मरहलावार जो है स्कूल खोले जा रहे हैं कि बच्चे जो है मतलब आएंगे और उनको जनाब, और इसके साथ साथ फिर कहते हैं ना छोटी क्लास के स्टार्ट हो जाएगी क्लासें और फिर पेरेंट्स सुख सांस लेंगे। मुझे लगता है कि हम भी वैसे आदी हो गए हैं तो, लेकिन ज़रूरी है कि घर में बच्चे पढ़ते नहीं। अब जैनों के मैं ऑनलाइन पेपर दिलवा रही हूँ और मुझे पता है कि मम्मा चीटिंग कर लेते हैं, मम्मा थोड़ी सी चीटिंग चल जाएगी, तो ये बड़ा मसला है। और मैं ऐसे आंखें दिखाती हूँ, खबरदार जैनों तुमने आगे नहीं जाना, तो फिर जो अच्छा मम्मा याद करना पड़ेगा। तो है तो सिलेक्टिव स्टडी, लाजमी बात है जब आपको घर में पेपर भेज दिए जाते हैं तो आपने सिर्फ वही तैयार करना है या बच्चों ने वही तैयारी करनी है जो पेपर्स में है। तो इसलिए जो है इतनी टेंशन तो होती नहीं। इसीलिए बच्चे डिमांड करते हैं कि जब ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं तो फिर ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। जो जनाब जो पढ़ा भी चुन्ना मुन्ना सा है तो लिखना भी हमने चुन्ना मुन्ना सा है। तो ये आजकल की जो है बड़ी खबर है। अच्छा, इसके अलावा ये तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं जो मैं बता रही हूँ, लेकिन कुछ मैंने कहा था कि मैं डिस्कस करूंगी, कल भी था कि मुल्तान की ये खबर, एक दो खबरें हैं जो मुल्तान की हैं, कुछ क्राइम के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। तो हुआ ये कि वैसे तो हम समझते हैं कि जो औरत है वो वफा का पेकर होती है और वफा हो, क्या क्या लफ्ज़ होते हैं यार। यकीनन मैं एक औरत हूँ और एक माँ भी हूँ, तो मुझे अपने बच्चे जो है मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं उनको दुख में नहीं देख सकती, तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं उनकी हर तरह से केयर करती हूँ, उनकी डिमांड्स पूरी करती हूँ, क्या खाना पसंद करते। तो एक माँ का दिल इतना, मैं कहती हूँ इतना क्या कहूँ कि मोहब्बत से भरा हुआ होता है एक माँ का, उसको हर एक के बच्चों का और अपने बच्चों का स्पेशल बहुत ही ख्याल होता है। तो एक ऐसी माँ नजर आई हमें, रोती धोती हुई नजर आई, खबरों में नजर आई। मुल्तान में 3 बच्चे, आपने भी ये नजर से, जो मुल्तान के लोग हैं यकीनन उनको ज्यादा फोकस होता है मुल्तान की खबरों के हवाले से, और वही यहीं के जनूबी पंजाब की खबरों पर ज्यादा हमारा फोकस होता है। तो 3 बच्चे जो है एक अताई डॉक्टर के पास गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई वो दवाई खाने के बाद। अब स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि यार है ये क्या ऐसा दवाई में था। इंजेक्शन सुनते हैं, लगते हैं, इंजेक्शन रिएक्ट कर जाते हैं, डेथ हो जाती है ये गोलियां खाने से। और फिर वो अताई डॉक्टर क्या था, वो होम्योपैथिक डॉक्टर था। और ये तो वो मिट्टी गोलियां नहीं होती, वो होम्योपैथिक डॉक्टर देखते। और हम बचपन में बड़े खाते रहे यार, गोलियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि बच्चे मर जाएं खाते ही। जनाब उन तीनों बच्चों की डेथ हो गई। 7 साल का था, कुछ कम था और उससे छोटा। तो माँ रो रही, बाप भी रो रहा है। अगले दिन पता चलता है कि उस बाप की भी डेथ हो गई है और उसने भी वो जो पूड़ी थी ना, ये बीवी उसकी कह रही थी हाय वो ना खाता पूड़ी, तो उसने वो पूड़ी खा ली जो बच्चों ने खाई थी, वो भी मर गया। नजर ये आ रहा था, सीधी सी बात बताऊं कि पहला जो रंग दिया गया ये गुर्बत से तंग आके एक बाप ने अपने बच्चों को मार दिया। देखें
اب ہمیں سب کو یہی نظر آ رہا ہے ایک رنگ کے یہی, اور مجھے غصہ آ رہا تھا یار یہ حکومت کیا کر رہی ہے, یہ ریاست کیا کر رہی ہے, اتنی غربت ہے, لوگ مر رہے ہیں, اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. لیکن ہوا کیا آپ کو پتا ہے, ایک دن بعد بندے کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر ہوا کہ باپ جو ہے زندہ نہیں رہا. مرنا ماں کو چاہیے تھا کیونکہ ماں زیادہ کلوز ہوتی ہے, ماں کو تو کچھ ہوا نہیں ہے. بچوں کا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ محبت رکھتا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس نے بھی وہی پوڑی کھائی اور پھر اس کی ڈیتھ ہوئی بقول اس کی وائف کے, جو رو بھی رہی تھی اور باقاعدہ جو ہے دکھایا بھی جا رہا تھا. آہستہ آہستہ جب انویسٹیگیشن ہوئی, پردے ہٹے, تو ہوا کیا, وہ جو خاتون تھی, جو ماں تھی, جو باوفا تھی, میں کہتی ہوں وفادار ہوتی ہے, باوفا ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے, تو یہ سارے کام اسی کے تھے. حیرت ہو جاتی ہے اس طرح کے کیسز جب آتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے, ماں یار اپنے بچوں کی تھوڑی سی تکلیف نہیں اور وہ بچے مار رہی ہے. تو یار یہ کیا چل رہا ہے معاشرے میں, ایک یہ جو فرضی محبتیں ہیں یا عاشقی ہے یار, اس کی خاطر جو ہے آپ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں, اپنا گھر اجاڑ دیتے ہیں, تو اینڈ میں آپ کو کیا ملنا ہے. یہ تھی وہ نیوز جسے میں نے ڈسکس کرنا تھی, اور اس کے ساتھ ہی اب وقت ہو گیا چھوٹے سا وقفے کا. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ایک کولیگ جو کہ تھوڑے سے چینج ہو گئے, یا سچی سے پہچانے نہیں جا رہے, ماشاءاللہ بہت ہی ہینڈسم میرے بھائی, اور ماشاءاللہ اپنے کام میں تو ہے ہی, کام کے حوالے سے تو میں کہتی ہوں بہت ہی ڈیووٹیڈ ہیں اور لگن سے کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا جو چینج لائے تو مجھے لگا کہ یار یہ اسکول کے زمانے کا چینج ہے, بہت چھوٹے ہو گئے ہیں. ہمارے پیارے سے رپورٹر بلال نیازی, ویلکم, خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنیں کیسی ہیں؟ بلال کیا چینج کیا یار؟ میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ لائف میں چینج لازمی ہونا چاہیے, تو اس سلسلے میں کل پرسوں سے خیال ہے کہ یار کافی عرصہ ہو گیا تو تھوڑی چینج آنی چاہیے. پہچانے نہیں جا رہے یار. ہاں, تمہارے بھائی کو بلا لیا. یہ رسپانس آ کہ بلال تم نے بالکل پہچانے نہیں جا رہے. ہاں, تو لیکن میرے خیال میں اچھا میں سمجھی جب میں نے فیس بک پہ دیکھی ان کی یہ پک, اور سب نے جو ہے بلال برتھ ڈے بھی تمہاری کیا تھا کل تھی نا تمہاری تھا, تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور آپ کو صحت کے ساتھ. اور ہمنا جو ہے ہماری پروڈیوسر, انہوں نے کیا ریئیکشن دیا تھا آپ کی پک پر؟ آج ابھی لک جو آپ نے چینج کیا, انہوں نے ابھی کہا کہ وہ خاتون آ رہی ہے, تو واقعی لک چینج ہو گیا. لوگ تو کافی چینج ہوئی کیونکہ وہ زیادہ اچھا تھا, یہ زیادہ اچھا, تعریف کس نے کی کہ لوگوں میں. اب یہ اسکول والے نہیں لگ رہے اسکول بوائے بن گئے. میں ابھی جس سے بھی ملتا ہوں نا, وہ مجھے پہلے دیکھتا ہے, میں اس کی طرف 2 منٹ دیکھتا نہیں, وہ سائڈ منہ کر کے بات کرتا ہوں, کیونکہ وہ غور سے دیکھتا ہے کہ بلال نے اپنے ساتھ کیا کر لیا نا. لیکن میرے خیال میں چینج ہونا چاہیے. ہم خواتین کے پاس ایسا کوئی چینج نہیں ہے نا, مجھے ہے نا داڑھی ہے, تو ہم بھی اس طرح کا کوئی چینج لے کر آتے ہیں, تو ہم لوگ جو ہے چینج نہیں لا سکتے. اچھا بلال آپ کے آنے سے پہلے تھوڑا سا اب سیریس بات کر لیتے ہیں. نیوز میں ڈسکس کر رہی تھی, اور پہلے سٹوری جو میں ڈسکس کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ ایک خاتون اور 3 بچوں کا معاملہ جو چلا, اور اس کے بعد ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. لگ رہا یہی تھا ابتدائی جو تھا رپورٹ میں, اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ غربت سے تنگ آ کر اس باپ نے اپنے بچوں کو مار دیا, کیونکہ اکثر کیسز ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں. اچھا وہ مار گئے, اس کے بعد ایک دن بعد جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ تھوڑی سی بات عجیب سی ہو گئی. یہ بھئی خود مرنا تھا تو اسی وقت مر جاتا, یہ بعد میں کیوں خودکشی کر رہا ہے, اور خودکشی کا رنگ بھی دے دیا گیا, تو اس کو آپ نے فالو اپ کیا, کیا تھا؟ میں خود جب نیوز بریک کی, جب مجھے فون کال آئی کہ جی ہم تو کنورا میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ دوائی بچوں نے لیا, اس کے بعد بچوں کی موت ہو گئی. تو یہ جمعے کا دن تھا اور تقریباً 2 بجے کے قریب مجھے کال آئی تھی. تو میں نے فوراً بتایا سائمن کو, اس کے بعد فوری ہم موو ہو گیا اس گھر میں. تو ہم جیسے گھر میں پہنچے تو لوگ اس طرح کھل کے عطائی پہ اٹیک نہیں کر رہے تھے, بات نہیں کر رہے تھے کہ جی مطلب کہ اگر 3 بچے جس کے مر گئے ہوں تو وہ فیملی ریئیکشن آتا ہے کہ یا فلاں نے فلاں وجہ سے یہ کچھ ہوا. اب میں جس سے بھی بات کروں, ریلیٹیو کی بات کر رہا ہوں, تو وہ کہے کہ ہمیں حق ملنا چاہیے, ہمیں انصاف ملنا چاہیے. تو ہمیں تھوڑا سا لگا کہ یار یہ کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہے, اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا. یہ تو مطالبہ کرتے کہ عطائی کو خلاف کارروائی ہونی چاہیے, سارا کچھ. محکمہ صحت کی ٹیم پہلی عطائی ڈاکٹر کو گرفتار کرا چکی تھی. وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا بھی ہومیوپیتھک,
होम्योपैथी का उसके बाद लाइसेंस भी था और उसका क्लिनिक सील हो चुका था। हाँ। हम सारे, अब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि किसी वालदा के साथ जिसके 3 बच्चे फौत हो चुके हैं उसके साथ बात करना। हाँ। जब मैंने उसकी वालदा के साथ बात की तो वो वालदा उस वक्त डेड बॉडीज निश्तर में थी। ये अब हफ्ते वाले दिन की बात है। सुबह 11 बजे मैं गया तो उसने कहा कि यार मुझे मेरे बच्चों की जो डेड बॉडीज हैं वो वापस कर दी जाए। ठीक है। अभी तक वो वापस नहीं की गई। कल की जुम्मे के रोज का वाकया, सुबह 10 बजे का वाकया, हफ्ते के 11 बज चुके हैं लेकिन अभी तक डेड बॉडीज नहीं मिली। तो हमने वो न्यूज चलाई कि यार इनको डेड बॉडीज नहीं मिली तो ये मुतालबा करें लवाकिन। वालिद उनका हॉस्पिटल में था। ठीक है। जब डेड बॉडीज 4 बजे के करीब आई तो मेरा था कि मैं सोच रहा था कि मैं इस वालिद से कैसे बात करूं जिसके 3 बच्चे, टोटल सिर्फ 3 बच्चे थे, वो तीनों फौत हो गए। तो वो बात कर रही थी, रो भी रही थी, बात भी कर रहे थे। खैर उसके बाद उसके वालिद है तो वालिद से जब हमने बात की तो वालिद जिस तरह निढाल होता है वो ये कहता है कि मुझे डीएसपी ने कहा कि तूने बच्चे मारे हैं। तो वालिद कहता है कि हमने पूछा फिर आपने क्या कहा तो उसने कहा हाँ ठीक है मैंने मारे हैं। हम समझे कि मायूसी में कह रहा है, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं इस वजह से ये बात कर रहे हैं। रिश्तेदारों में और इसके अलावा इलाके में ये बात उस वक्त गर्दिश कर रही थी कि वो जो डॉक्टर है वहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। हम आसपास, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यानी कि कोई झगड़ा हुआ, लेकिन फिर मैं खुद इस बात से डर रहा था। एक इंसानी नेचर है कि मैं किस तरह किसी माँ पे किसी बाप पे इल्जाम लगा दूं, किस तरह मैं शक करूं, मुझे किसने इख्तियार दिया है। लेकिन वो मेरा फर्स्ट, हमने बिल्कुल सोच समझ के किया कि नहीं यार अब FIR अताई पे हुई है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मालूम होगा कि क्या होता है। 2 दिन गुजर गया, जनाजा भी हो गया, कुलखानी भी हो गई। उसके 3-4 दिन बाद ये होता है कि वो भी मैंने न्यूज़ पढ़ी कि मैं था आई थिंक वो इब्राहिम के वालिद फौत हुए थे, वहाँ पे था। तो मुझे कॉल है तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की। दोबारा कॉल है तो मैंने कॉल पिक की तो उन्होंने कहा कि यार उसके वालिद ने कुछ पिया है और उसके बाद वो मर गए। ठीक है। अब मुझे शौक लगा, मैंने ये क्या हुआ कि ये मामला हुआ, उसके वालिद अब उसने क्यों सुसाइड कर लिया। अब उसके बाद में दोबारा एक बंदे को कॉल, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो हमने उसकी डेड बॉडी निश्तर में मुंतकिल कर दी है और हमने उस कमरे को लॉक लगा दिया है। अब वहाँ पे वो चीज मौजूद है। पहले हमने ये पूछा कि यार जो मेडिसिन यूज हुई वो मेडिसिन कहाँ पे है। ठीक है। अगर वो उनकी वालदा ने वो मेडिसिन यूज की तो वो मेडिसिन कुछ उनके पास, महकमा सेहत ने कहा कि वो हमें सैंपल नहीं मिले, उनके घर में वो सैंपल नहीं थे जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि उसने क्या मेडिसिन यूज की। जो उसकी वालदा ने बात की थी उस वक्त जनाजे से पहले कि जो बच्चों की कंडीशन बताई कि उनको वॉमिटिंग हुई, उसके बाद उनके हाथ पांव मुड़ गया, तो मुझे किसी ने एक हेल्थ वाले ने कहा ये जहर की निशानी है। ठीक है। ये जहर में ऐसा होता है, जहर दिया गया, मेडिसिन में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब फोरेंसिक रिपोर्ट हमारी एक ही लैब है लाहौर में, उसमें फिर सैकड़ों केस जाते हैं, दर्जनों केसेस जाते हैं, पूरे पंजाब में केसेस हो रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। ठीक है। जब उसके वालिद ने सुसाइड किया तब जाके उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया। जब बीवी को गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि जी ये हम दोनों ने मिल के दिया था। मियाँ भी साथ शामिल था बकौल बीवी के मियाँ और बीवी हमने मिल के दोनों ने जहर दिया था। हाँ। और उसके बाद हस्बैंड ने मेरे वो होके मतलब कि दिल बर्दाश्ता मैंने क्या किया हाँ। उसके बाद जहर खा लिया। अब मैं सोच रहा था कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। इस पे भी था। अच्छा, इसके बाद एक और खबर आई। उसके बाद ये था कि खातून का कोई आशिक है, उसके साथ उसका राब्ता था और उसने ये जहर प्रोवाइड किया था। ये एक नया रुख जो मैं डेली देखती रहती हूँ कि उसने राब्ता किया और उसके फोन के वो मैच कर रहे थे और उसने पहले बच्चों को वो दवाई की पुड़ियों में वो जहर दिया, उन्होंने खाया। उनको क्या पता, बच्चे तो दवाई खा रहे थे। नहीं, उनकी वालिदा ने खुद बना के दी। हाँ। वो जो खुद कहते कि मैंने जैसे उनको बना के दी मेडिसिन। हाँ। तो उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और 2 दिन के बाद जब वो गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी की अगले रोज वो खेतों में जाकर वो चीजें मिली, जो मेडिसिन जो कही थी, वो जो उन्होंने रखी हुई थी, जो पाउडर टाइप था, वो वहाँ खेतों से मिला। पुलिस ने बरामद किया कि जो यूज किया गया था। और सवाल से अभी तक जो सामने आई है, जो उस खातून का बयान है उसके मुताबिक हस्बैंड और उसने मिलकर ये सारा कुछ किया। लेकिन अब उसके एक रिश्तेदार की भी बात की जा रही है कि उसका एक रिश्तेदार था शामिल है। हाँ, और हस्बैंड को भी इसने रास्ते से हटा दिया। अब ये मजीद इन्वेस्टिगेट होना है कि क्या हस्बैंड इस सारे मामले में शरीक था या नहीं, या हस्बैंड को मारा गया नहीं मारा गया। हाँ, जब जनाजे वाले दिन हम हस्बैंड का सॉर्ट कर रहे थे तो उसकी वालदा ये कह रही थी बार बार अपने हस्बैंड को, मतलब उसकी बीवी, कि यार तुम क्यों दूसरी बातें करो, तुम अताई का नाम लो। हाँ, उस बेचारे अताई को जो होम्योपैथिक था, यार लोग किस तरह से प्लानिंग कर लेते हैं, बंदा हैरान हो जाता है यार। उस बंदे का कोई कसूर ही नहीं है और उसका उन्होंने पहले काम यही किया, उसकी जाके शॉप सील कर दी गई। क्योंकि स्टार्ट में ये लग रहा था कि अताई, हालांकि वो अताई वो जो है होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसका रजिस्टर्ड था और
सारी चीजें साफ थी और लग ही नहीं रहा था कि आम गोलियों से भी डेथ हो जाती है। हम कितनी गोलियां खाते हैं। इसमें जो मशकूक बात ये थी कि तीनों बच्चों को सेम मेडिसिन कैसे दी जा सकती है। एक घर में अगर बीमारी फंस के हो, भी फंस के मुझे हो तो और होगी, दूसरे को और होगी। अब तीनों बच्चे हैं एक ही घर के, तीनों को एक ही मेडिसिन दी जाए तो उसमें कुछ शक वाली बात। ठीक है, ये एक तो ये केस हो गया। एक और केस हुआ मुल्तान में, क्योंकि दो मुल्तान के, उसके बाद मैं एजुकेशन पे आऊंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। आखिरी एक केस है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी बिलाल से। बिलाल, हुआ ये कि एक घर में शादी हुई, दुल्हन गई अपने जनाब ससुराल गई और डाकू आ गए। 4 डाकू आए और उन्होंने डकैती भी की और खातून के साथ रेप भी किया, जो भी किया, जबरदस्ती की। अब वो खातून इंसाफ चाह रही है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इसमें क्या हुआ? अच्छा, इसमें एक ऐसे आजकल वाकयात, एक हफ्ते में ऐसे वाकयात हुए हैं कि कभी सुनने में नहीं है कि हमारा माशरा, आप सोचना है, हम सबको चाहिए कि हमारा माशरा किस सिमत में जा रहा है, क्या डायरेक्शन जा रही है, हमारी तहजीब, हमारी इक़्तिदार, हमारी वैल्यूज कहाँ चली गई हैं, हम किस हद तक जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होता था, डकैत है या चोर है, जो भी आता सामान लेता, कभी किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। ये चीजें बड़ी ऑड हो गई और ये जब सुना ये तो अजीब व गरीब केस लगा। अजीब हो। अच्छा, इसमें जब वाकया सामने आया तो हर बंदे को अफसोस हुआ। हाँ। हर बंदे मुझ समय था नहीं गया, ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुआ है। इस तरह का घिनौना फेल नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों को वाकई सजा मिलनी चाहिए, किसी रैत के मुस्तहिक नहीं है। मेडिकल के बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद मेडिकल तो खैर बाद में आया। हाँ। मेडिकल तो बाद में आया, जब वहां पे ये वाकया हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो इस हवाले से जब उन्होंने खातून का बयान लिया, उसके हस्बैंड का बयान लिया, उसके हस्बैंड के वालिद का बयान लिया, जो उसने बताया कि हमारे साथ ये हुआ कि 4 बंदे आए, उसके बाद कुछ को उन्होंने जो छत पे बैठे होते उनको वहां बांध दिया। हाँ। हस्बैंड को कमरे से निकाल दिया, खातून से गैंग रेप हो गया। हाँ। और ये हमारे साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, शादी की राजी, सारा कुछ हुआ। हाँ। तो उसमें हमारी पुलिस को हम तनकीद करते हैं, हम हर बार पुलिस को तनकीद करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस ने 2 केस अच्छी तरह निपटाए हैं। सही तरह से इन्वेस्टिगेट की। हमें पुलिस की तारीफ करनी बनती है। कुछ टाइम लगा, 1-2 दिन, हफ्ता लगा, लेकिन उन्होंने ये केस सही मायनों में जाकर उनको वहां पे जाकर उनको टैकल किया। तो जब पुलिस ने जब खातून का बयान लिया, उसके बाद जब खातून का जो नंबर था उसको जब चेक किया गया तो कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल मुसलसल एक नंबर पे जा रहे थे। ठीक है। जब उस नंबर को चेक किया गया तो पता चला कि ये फलां बंदा है जो कि इतने अरसे से इसके साथ राब्ते में है, उस रात भी उसके साथ राब्ते में था, यानी उसका महबूब था, सीधी सी बात। उसका मतलब कि उसके साथ उसका राब्ता था, उसके साथ उसका कोई चक्कर था। तो उसके बाद उनकी शादी नहीं हो सकी थी, तो उसने खातून ने उस रात उसको बुला लिया और अपने हस्बैंड जो उसका था, वो दुबई में काम करता था, वो जहाँ पे आया था, उसने उसके साथ शादी की थी, उसको उन्होंने ठीक है। अब देखिए, इसमें जब रिपोर्ट भी आ गई, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, तो उसमें सिर्फ एक पर्सन का ज्यादती साबित हुई। मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें था कि एक बंदे ने उनके साथ रेप किया है। तो जब 4 बंदे वहां पे मौजूद थे तो उन्होंने कहा 3 बंदों ने क्यों नहीं किया। और ये खातून यही कह रही थी, मेरे साथ 4 ने गैंग रेप किया। ये इसका बयान यही था, इब्तदाई यही था। उस वक्त ये इशू बना क्योंकि उसके हस्बैंड को उन्होंने दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। तो खातून ने कहा कि मेरे साथ 4 बंदों ने ज्यादती किया। जब बाद में रिपोर्ट है तो मालूम हुआ कि वो जो एक बंदा जो मुझसे राब्ते में था वही उसके में शामिल था। और ये ऐसा था बाकी अब उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और इस तरह से पुलिस खातून के साथ हो चुका है। लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ है। यार हम इस हद तक जा रहे हैं, कि हमें किसी चीज का ख्याल नहीं है। हाँ। अब किस पे कौन एतमाद करे। वालिद के बयान में वहां पे झूठ नजर आया, वालदा के बारे में झूठ नजर आया, बीवी के बयान में झूठ नजर आया। कहाँ जाए, किसकी बात पे एतमाद किया जाए अगर हमारा माशरा इस तरफ जा रहा है। तो मतलब कि हम तो अब किसी चीज पे एतमाद नहीं कर सकते। अब मैं एक साहब से मैंने ये सोचा कि अब जहां भी अल्लाह माफ करे केस होता है तो हमें पहले शक की बुनियाद पे जाना चाहिए। हमें किसी पे एतमाद नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी किसी भी टाइम कर सकता है, चाहे वो उसका वालिद हो या वालदा हो, क्योंकि वो केसेस हमने 2 केसेस देखे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस हवाले से वर्किंग को बेहतर होना होगा, हमारे माशरे को इस तरह से जो वैल्यूज है उनका ख्याल करना होगा। तो इसमें दोनों में खवातीन के किरदार नजर आए। यार मैं परेशान यही थी कि हम औरत को क्या समझते हैं कि औरत ऐसा नहीं कर सकती। हम हमेशा ब्लेम मर्दों पर ही देते हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं खवातीन के हक के लिए। यहाँ खवातीन अपने साथ खुद जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। यार ज्यादती हो गई ना, फैमिली को मिटा दिया आपने, और ये जो आर्जी जो मोहब्बतें हैं उनके चक्रों में आपने नहीं देखा कि आपका घर कहाँ बर्बाद हो रहा है, बच्चे मार रहे हैं आपने। अब उस खातून जिसके साथ ये ज्यादती का वाक़या हुआ शुजाबाद में, हाँ। तो उस खातून का अपना जो लाइफ तो तबाह हो गई, वो किस उससे अपने फैमिली को फेस करेगी, किस तरह अपने घर को फेस करेगी, वो किस तरह वो लेके चलेगी।
तो ये सारे मामलात हैं, इस पे यकीनन वो अब हम कह सकते हैं कि उस फैमिली, उस खातून की जो फैमिली है वो किस तरह से उससे गुजर रही होगी, कुर्ब से गुजर रही होगी, क्योंकि इस तरह के वाकयात का होना अब उसकी जो फैमिली फेस कर रही होगी। खातून ने तो फेस किया हाँ। अब वो खातून उसकी सजा भुगतेगी, लेकिन उसकी जो फैमिली है, उसका जो खानदान है, जहाँ उसकी शादी हुई, तो वो लोग किस अजियत से गुजर रहे होंगे। तो ये एहसास खत्म हो गया है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इंसान आज जो दिल की मैंने बातें कर रही था वो बिलाल ने कर दी। यार कितने दिनों से ये बंदा न्यूज़ सुन रहा था, देख रहा था, और दिल चाह रहा था इस पर बात की जाए और डिस्कस किया जाए कि हमारे माशरे में ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हो जो कि कभी हुए भी नहीं, और हम लोग परेशान हो गए कि यार ऐसा हो रहा है। अब क्राइम कुछ और रंग लेके रहे, लेकिन जब क्राइम की स्टोरी देखते हैं तो उसमें जो रिजल्ट निकलता है तो बंदा हैरान हो जाता है, यार ऐसा भी हो रहा है। तो एजुकेशन पर फोकस करना जरूरी है, तालीम पे फोकस करना जरूरी है, और तरबियत पे, ये दो चीजें। और इसके लिए हमारे साथ गेस्ट आ चुकी हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है हमारे साथ सुल्ताना असलम। इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, थैंक यू। ये हमेशा हमारी आवाज़ बनता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इनकी तमाम तरह एक्टिविटीज। थैंक यू। अच्छा, बात करते हैं जनूबी पंजाब में तालीमी सरगर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, 7 जून से स्कूल खुल रहे हैं, और उसके अलावा 14 कहा जा रहा जुलाई में मैट्रिक के एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो क्या लगता है बच्चे जो है वो अभी बहाने ढूंढ रहे हैं, नहीं कोरोना है हम तो नहीं जाएंगे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ऐसे बच्चे बहाने नहीं ढूंढ रहे। हाँ, वो खुश होंगे कि एक रेगुलरिटी आ जाएगी फिर से। बिल्कुल। और एग्जाम्स तो आपको पता है कि एक अच्छी चीज होती है, उसके बगैर तो नतीजे ही नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके सामने है पिछले दिनों में सुल्ताना, जो बच्चे हैं वो स्ट्राइक पर थे, ऑनलाइन क्लासें हुई तो ऑनलाइन हमारे एग्जाम होने चाहिए। तो ये जो बच्चों में चीज पाई गई है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगती कि बच्चे जो है ना थोड़े हट हराम हो गए हमारे? क्या कहोगी साहब आप इस हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। हाँ, एक रेगुलरिटी होती है, बिल्कुल, फिर हम रेगुलर लाइन से हट जाते हैं तो थोड़ी सुस्ती तो आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने एसओपीज के तहत एक नया सेटअप सेट कर दिया है, तो इंशाल्लाह ताला बच्चे पूरे शौक से देंगे पेपर। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उसके फ्रूटफुल नताइज भी मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां इस बार कम होगी। अब जो गर्मी बिलाल मुल्तान की है, या मुझे दूसरे इलाकों का तो इतना पता नहीं है, इस गर्मी में जो हमारे स्कूल की कंडीशंस हैं, देखिए गर्मियों में छुट्टियां होती हैं, ठीक है बहुत छुट्टियां हो गई हैं, अब छुट्टियों के मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि वहाँ माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं, वो तो काबिल नहीं है कि बच्चे गर्मी में छुट्टियां होती थी, वो कोई शौक से हुकूमत नहीं देती। टेम्परेचर इतने ज्यादा हो गया है, 46 पे टेम्परेचर अभी जा रहा है, अब आगे जून के महीने में 47-8 तक जाएगा, इससे भी ज्यादा होगा। तो उसमें जो बच्चे हैं उनका स्कूल में जाना और स्कूल की टाइमिंग है, उसमें अगर हुकूमत फोकस करे, सुबह के टाइम जल्दी स्कूल खोले जाए 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो फिर बेहतर हो सकता है। हाँ, अगर क्लासेस 1 बजे तक चलती है तो फिर बच्चों के लिए काफी मुश्किल होगा, उसके हमें उनकी हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहा तो ये जा रहा है, लेकिन अपने स्कूल के जब हम हालतदार देखते हैं तो वहाँ पंखे हैं, और पंखे कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है। तो इस मौसम में जैसे गर्मियाँ हैं, जून जुलाई की, आगे जुलाई की गर्मियाँ, हमेशा छुट्टियाँ होती थी जुलाई में और अगस्त में, और इन दिनों में हमने पेपर भी दिए। अपने जमाने में तो हमने भी पेपर दिए हैं, क्या बुरा हाल होता था हमारा, तो पसीने से शराबोर, और इतना मुश्किल होता था लिखना। तो उस सिचुएशन में अगर छुट्टियां नहीं होती तो बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, इससे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और सुल्ताना असलम हमारे साथ इनसे बात कर रहे थे और जान रही थी कि भाई छुट्टियां गर्मियों की जो है वो कहा जा रहा है कि मुख्तसर कर दी जाएंगी। तो यहाँ का जो माहौल है वो इस तरह का है कि यहाँ बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। जैसे हम लोग कह रहे थे कि ठंडा माहौल नहीं है, कहा जा सकता है। तो इस आना जाना, और बाइक, ज़्यादातर लोग जो है मोटर बाइक ही इस्तेमाल करते हैं, रिक्शे ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो फर्क पड़ेगा बच्चों की सेहत पर। और आजकल तो गैस्ट्रो इतना फैला हुआ है, तो वो क्या कहती हैं आप? कहा ये भी जा रहा है कि हफ्ते में 2 दिन क्लासेस, ये बिलाल अच्छा है,
चलो इस गर्मी है तो इसमें ये वैसे भी 50% के हिसाब से है कि क्लास होगी, उसमें भी बच्चों को एडवांटेज मिल सकता है। अगर हफ्ते में 2 दिन है तो फिर तो लाजमी बात है, उसमें काफी एडवांटेज मिल सकता है बच्चों को। बिल्कुल, कुछ दिन रेस्ट किया, कुछ दिन वापस आया। बच्चों को लाना ना एजुकेशन वाली साइड बड़ा मुश्किल काम है, क्या कहती हैं आप? मुश्किल तो नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और अब चूंकि 50% हाजिरी कर दी है गवर्नमेंट ने, तो हमारा स्टाफ और हमारे बच्चे यकीनन फैसिलिटेट होंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि जिधर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं भी है वहाँ पे वर्कशॉप्स करवाई जाएं और पेरेंट टीचर मीटिंग करवाई जाए और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप किया जाए कि बच्चों को आप अदारों में भेजें। और हमारे जो वजीर तालीम हैं इस वक्त मुराद राज साहब और हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन, उनके बिहाफ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं वो हम नीचे सारी जो अपना स्टाफ है उन तक डिलीवर करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी टीम मिलकर टीचर्स को, क्लास 4 को, और सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चा होगा तो स्कूल होगा, तो हम बच्चों की फैसिलिटेशन के लिए हर वो पैरामीटर लेते हैं जो उनको लाइफ में सक्सेसफुल बनाए। ठीक है, एज ए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्या जिम्मेदारियां हैं आपके? मैं समझती हूँ कि एज अ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक माँ की घर में जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे लिए तहसील के तमाम बच्चों के लिए बच्चा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो होगा, हमारा तालिब इल्म है तो हमारा अदारा है, उस पर हमारे टीचर्स हैं, उस पर हमारा क्लास 4 है, उस पर हमारा बिल्डिंग है और डाटा जितना हमें प्रोवाइड करना होता है। और एज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो भी हमें टास्क दिया जाता है, चाहे वो डेंगी का है, इनरोलमेंट का है, वाटर टेस्टिंग का है, अदारों की फेस अपलिफ्टिंग का है, टीचर्स के मसाइल को दूर करने का है, बच्चों की तालीम, बच्चों के रिजल्ट्स, ऑल ओवर द सिनेरियो जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें हर तरह से हमें अपने तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना होता है ताकि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो तरक्की की तरफ जाए। टीचर के क्या मसाइल हैं? टीचर्स के जो भी मसाइल होते हैं, मतलब अगर उनको सेहत के कोई इश्यूज हैं या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यूज हैं या ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई इशू आ रहा है या अदारे के अंदर उसको कोई ऐसा इशू आ रहा है कि उसकी अपने अदारे के सरबराह से कोई शिकायत है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये देखा जाता है कि एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी और एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। टीचर अगर पुरसकून होगा तो अच्छे माहौल में बच्चों को पढ़ाएगा। ज्यादा मसला आएगा टीचर्स को वो आएगा इनरोलमेंट के हवाले से, क्योंकि स्कूल बंद रहे। अब हमें पता है जो प्राइवेट सेक्टर में जो वालिदैन फीसें अफोर्ड करते हैं वो बच्चों को जबरदस्ती भेज सकते हैं स्कूल, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वालिदैन फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मोस्टली बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में। अब वो बच्चे 1 साल से 8 महीने से 9 महीने स्कूल से बाहर हैं, अब दोबारा से उन वालिदैन को कन्विंस करना, उन बच्चों को कन्विंस करके स्कूल में लाना, तो इनरोलमेंट के हवाले से टीचर्स को काफी ज्यादा मुश्किल होगी। ये बात है कि मैं पे कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बिलाल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि अल्लाह का शुक्र है बहुत कि हमें इस सिलसिले में बहुत कम मसाइल पेश आ रहे हैं। हमने टीचर मीटिंग जो रखी पेरेंट्स के साथ, उनके साथ साथ हमने जो स्कूलों के अंदर काउंसिल मेंबरान हैं उनके साथ मीटिंग्स रखी और फैकल्टी को इन्वॉल्व किया। जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबरान हैं, हमारे MPAs हैं, हमारे MNAs हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिल सकती हैं उनको हमने वो तमाम तर पहुंचाई हैं और उन्होंने हमें फैसिलिटेट कराया। हमारी काउंसिल के मेंबरान और हमारे जितने भी फैकल्टी के मेंबर्स हैं वो हमें फैसिलिटेट करा रहे हैं। बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एजुकेट किया जा रहा है कि फ्री बुक्स हैं, फ्री एडमिशन है, स्कूलों के अंदर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है सेल्फ हेल्प से हम बच्चों के लिए शूज़, उनके यूनिफॉर्म, उनकी पेंसिल्स, उनके रेजर्स, मुख्तलिफ यूनियंस को हम इन्वॉल्व करते हैं, NGOs हमें प्रोटेक्ट करती हैं और उनसे हेल्प लेके हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। इससे मैंने देखा है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात कहूँ, जब मैं अपने दौर की बात करते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, सीधी सी बात कहूँ, नंबर 1 मुल्तान में जो है स्कूल, मैं नवा शहर वहाँ से पढ़ी। हम जिक्र कर रहे थे उस दिन के, उससे प्राइवेट स्कूल नहीं थे, वो गली मोहल्लों वाला तो हिसाब ही नहीं था, ना कोई एक आधा प्राइवेट स्कूल था। सही बताऊं तो एक प्राइवेट स्कूल था पूरे मुल्तान में। ये जो अब आए ना ब्रांड ये अब कुछ सालों से आए हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। तो गवर्नमेंट स्कूल की बड़ी अहमियत हुआ करती थी।
पेरेंट्स पसंद करते थे कि बच्चे जाए, और तादाद आप देखें एक एक क्लास में यार कोई 100 बच्चा, और कुछ सेक्शन पता है कितने होते थे, 8 सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, फला डी ई एफ तक जाते थे। अब तो वही सेक्शन 1-2 पे भी जो है ना बच्चे कम होते हैं। ये क्या रीजन क्या नहीं, क्या ऐसी बात नहीं है। मतलब वो तादाद जो बढ़ी अब वो कम हो गए सेक्शन भी। उस जमाने में ये पसंद किया जाता था कि गवर्नमेंट में जो पढ़ाई होती है वो कहीं और नहीं होती, तो ये अब नहीं है, अब प्राइवेट में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। मेरे वालिद डॉक्टर राना मोहम्मद असलम एक सियासी और समाजी रहनुमा रहे मुल्तान में, बड़ा नाम है उनका। अब मेरे भाई राना मोहम्मद अफजल एडवोकेट साहब एज टेक्नोक्रेट वर्कआउट कर रहे हैं ज़िला की गवर्नमेंट के साथ। मेरा घर हमेशा फैसिलिटेटर्स का घर रहा, और मेरे वालिद साहब ये पसंद करते थे कि जब गवर्नमेंट ने अदारे इनिशिएट कराए हैं तो आप भी वहीं से पढ़ें। बिल्कुल। और मुझे आज भी अपने वो असातिज़ा याद हैं कि उस वक्त वाइट बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड होते थे, उन्हें डस्ट से एलर्जी होती थी, लेकिन इसके बावजूद वो मुंह पे दुपट्टा लेके तो चौक के साथ लिखवा रहे होते थे। अच्छा, कॉपीज राइट करवाते थे। हाँ। तो आज हम जिस जगह पर खड़े हैं और पीपीएससी के थ्रू हमारी जो सिलेक्शंस हुई और हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं और उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये मैंने दौलत गेट इस्लामिया हाई स्कूल जो है गर्ल्स का, वहाँ से पढ़ा है। और मैं आज भी उस बिल्डिंग को देखती हूँ तो मेरे अंदर वो इंस्पायरेशन आती है कि इस अदारे ने और कितने ऑफिसर्स बनाए हैं। बिल्कुल, नो डाउट। मेरी पूरी ये ख्वाहिश होती है कि जो अदारे मेरे अंडर हैं उनमें से हर बच्चा एक अच्छे ऑफिसर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बन के निकले। बिल्कुल, जबरदस्त। और मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करवाती हूँ, अपने यूज की ट्रेनिंग्स करवाती हूँ कि आपने एक अच्छा फैसिलिटेटर भी बनना है। बच्चा खौफ और हरास में ना पड़े। बिल्कुल। आप बच्चे के जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना उस तक जाएं। एक एमफिल टीचर जब छोटे लेवल पे पढ़ा रहा है तो बच्चे को उसके लेवल पे आगे पढ़ाएगा। बिल्कुल। बच्चा एक बार नहीं लिखता, आप फिर लिखवाएं, नहीं लिख, यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से और शौक से इंटरेस्ट डेवलप करे। बिल्कुल। कि मैंने लिखना है। उनको छोटे छोटे प्राइजेस दे दें, एक अच्छा रेजर दे दें, एक अच्छी पेंसिल दे दें, बच्चे को कोई अच्छी एक्टिविटी दे दें आप, उससे बच्चे के अंदर इनकरेजमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल। और जिस जगह पर आज हम हैं, हमारी जगह और लोगों ने आना है। बिल्कुल। तो हम अपने बाद एक ऐसी नस्ल जनरेट करके जाएं जो हमारे पाकिस्तान को इससे भी आगे ले जाए जहां आज हम खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल अब क्यों प्रेफरेंस ज्यादा हो गई है? इसमें जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो इशू बना वो ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को कम बाद में अडॉप्ट किया। चेंज आया 2000 के बाद। पहले तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर सही जा रहा था, पीक पे जा रहा था, लेकिन 2000 के बाद जो मॉडर्नाइजेशन आई, टेक्नोलॉजी आई, उसमें हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो कुछ पीछे रह गया। जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल से उन्होंने वो टेक्नोलॉजी यूज की, उसके अलावा हमारा जो कंपटीशन का दौर चल गया, हमारे यहाँ देखा देखी का दौर चल गया कि हमारे बच्चों फलां स्कूल में स्टैंडर्ड ये वो भी एक फोकस बना, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जाना शुरू हो गए। फोबिया बन गया, स्टैंडर्ड फोबिया बन गया। और बताना माँ बाप अपनी वो समझते हैं कि यार फलां ब्रांड का जो स्कूल है उसमें पढ़ते हमारे बच्चे। 50,000 रुपए फीस पे करना और 60,000 रुपए फीस, एक आम आदमी 20,000 मुश्किल से कमाता है और 60,000 रुपया फीस पे की जा रही है एक बच्चे के स्कूल की, तो उसने अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालीम और तरबियत की बजाय सिर्फ नाम को फोकस किया जा रहा है। तो ये भी एक इशू बना। सेकंड जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स का इशू बनेगा, उम्मीद है कि मैम इसको वो करेंगे, कि ये बना कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में स्टाफ आ रहा है वो वाला नहीं है कि हम कह सकें कि हम उनसे 100% नताज ले सकें। अब मसला क्या बनता है, हमारे कॉलेजेस की बात कर लें, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सारे चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। उनको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं कि हम फीस भी माफ करेंगे, वालिदैन कहते हैं कि जी वहाँ अच्छी तालीम होगी और उसके अलावा इदारे का नाम भी है। तो वहाँ अब जब गवर्नमेंट सेक्टर में 500 नंबर या 600 नंबर वाला स्टूडेंट आएगा तो उसने क्या टॉप करना है। तो हाँ, ये भी है कि अच्छे स्टूडेंट निकले हैं। लास्ट टाइम जो नताया जाए तो मुल्तान और बिहारी के 1-2 कॉलेज से टॉपर्स निकले, लेकिन मोस्टली प्राइवेट सेक्टर से इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो इस पे फोकस नहीं किया जा रहा है कि हमने जो स्टूडेंट जो उन्होंने मैट्रिक में टॉप किया वो हमारे यहाँ वो नहीं है कि हम उनको वहाँ से लेकर अपने इदारे में लेके आए। जो हमारी करीम है वो प्राइवेट में चली जाती है तो गवर्नमेंट में वो नहीं रहती। मैडम क्या कहेंगे? यहाँ मैं बिलाल साहब की बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि अब जो मौजूदा हमारा गवर्नमेंट सिस्टम आया है इसमें आप देखें हमारा हरम गेट स्कूल जो है वो बोर्ड में टॉप किया है बच्ची ने और 3rd पोजीशन भी लाई है। तो इट्स मीन कि हम अपने टीचर से मायूस नहीं हैं और नाउ अ टाइम हमने IT लैब्स दिए हैं।
हम अपने बच्चे को जो एजुकेशन पहले नहीं दी जाती थी, अब नर्सरी से लेके ऑनवर्ड्स जितनी भी हायर लेवल तक की क्लासेस हैं उनमें आईटी लैब्स के थ्रू बच्चों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम प्रोजेक्टर भी देते हैं, थ्रू सैंडीज, थ्रू लेसन प्लान, थ्रू डायरीज। अब जो हमारा टीचर हमारे पास आया, आप ये देखिए, जो ESC एजुकेटर है वो MPhil MAd है, यूनिवर्सिटी से टीच करके आया है यहाँ। और ऑलमोस्ट जो हमारे टीचर्स हैं वो पोजीशन होल्डर्स हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का एक वो है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने अपने अदारों के अंदर वो फैसिलिटेशन दी है। और नाउ अ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बोर्ड की पोजीशंस में से पोजीशंस गेन करे। और मेडिकल कॉलेजेस में भी जो बच्चे जा रहे हैं मोस्टली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से हैं। ये अच्छी बात, हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर आगे आए और वालिदैन एतमाद करें उस पे। जी बिल्कुल, लोग अच्छी बात है कि सहूलियात दी जाए, काफी अच्छी बात है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही सुल्ताना अशरफ साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं माशाल्लाह, हमारे बहुत ही लेजेंड सिंगर, मुल्तान का बहुत बड़ा नाम, मैडम सुरैया, माजरत के साथ सुल्ताना से भी बात हो रही थी तो वो जहन में आ रहा है, सुरैया मुल्तानी कर की होनहार साहबजादी हमारे साथ हैं। और इनकी क्वालिटीज़ इनकी अपनी बहुत सारी हैं, सीधी सी बात कहूँ, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही खुश इखलाक। और इनका जो लबो लहजा वो इतना शीरीं है, इतना मीठा है, इतनी स्वीट है कि मैं जब भी मिलती हूँ, मैं सच्ची क्या कहते हैं ना, सच और रियलिटी और जो रियल बात है, हाँ, वो जब भी मैं मिलती हूँ तो मैं मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाती। बहुत माशाल्लाह बोलती हैं, मैं तो कहती हूँ प्रोग्राम आज इनके हवाले कर दूँ और कहूँ कि बोले आप बोले। और हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, खिदमत खल्क जो है ये इनमें शुरू से पाया जाता है। लोगों के लिए एक नरम दिल, नरम गोशा रखना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इनकी हमेशा से सोशल एक्टिविटीज़ हैं और जनाब जी ऑटिज़म पे वर्क कर रही हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, उन पर भी जानेंगे। शाइस्ता बानो है हमारे साथ, वेलकम, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया और आई एम ट्रूली हम्बल्ड। जो कुछ आपने कहा शायद मैं इसके लाइक नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो अल्फाज भी नहीं समझ आ रहे थे, मैं क्या चुनाव करूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, कुछ मिल जाए। एक्सट्रीमली हम्बल्ड। और कोशिश यही होती है कि बंदे का जो एक इखलाक है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है और उसी के जरिए आप जाने जाते हैं। और खुश इखलाकी तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है, एक करेक्टरिस्टिक है। अपनी वालदा से पिक की? जी बिल्कुल की, ये तरबियत का हिस्सा होता है। ये कोई इस एज में नहीं आता, ये आप बचपन पे सीखते हैं। ये आपकी ट्रेनिंग होती है जो स्कूलों में या इंस्टीट्यूशंस में नहीं होती, ये आपके घरों में होती है। तो ये आपके पेरेंट्स, आपके जो एनवायरनमेंट्स होते हैं, ये आप उससे सीखते हैं और ये सीख के ही आप बाहर निकलते हैं। तो ये जो घर की जो ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप गाहे बगाए मुझे बुलाती हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पे मैं रूही चैनल का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें इस जो हमारी एक एफर्ट है, हम्बल सी एफर्ट है, इसको एक्नॉलेज करते हैं। और ये जो अवेयरनेस मैसेज है हमारा, ये आवाम तक पहुँचाने में हमारे फैसिलिटेटर हैं। मैंने कहा था ना, सो स्वीट, बहुत शीरीं है ये, मीठी। बहुत शुक्रिया, मुझे आप बस यू आर एम्बैरेसिंग शर्मिंदा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहे, खुश रहे। तारीफ किया, आयशा बहुत अच्छी लग रही है। तो बहुत कम खवातीन होती जो खातून किसी की तारीफ कर ले, लेकिन ये चीज़ शाइस्ता में हमेशा से पाई जाती है। देखो अच्छा मतलब देखती हैं तो जरूर बोलती हैं, अच्छा ये चीज़ अच्छी है, ये तो ये चीज़ शुरू से ही ऐसी है। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं तो यकीनन लग भी रहा होता है, जबान से इजहार भी कर रहे हैं और जरूरी भी होता है। हम कहते हैं क्या जरूरत पड़ी किसी की तारीफ करें, हम क्यों करें, तो नहीं करनी चाहिए यार। ये तंग नजर और तंग दिल हो जाते हैं ना,
तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए अगर आपको, तो आपका दिल और खुला होता है। देखिए जी, तारीफ क्यों ना करे, अगर एक चीज आपको अच्छी, और अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे फील होता है मेरा दिल बंद हो रहा है, मैं फौरन उस चीज की तारीफ करूं, चाहे वो इंसान है या किसी चीज की है या किसी की कोई चीज है, तो वो उससे आप ज्यादा ओपन हार्टेड फील करते हैं। और हर बंदे को अपनी चीज उसको अल्लाह मियां दे रहा है, उसकी वो ब्लेस्ड है, अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत ब्लेस्ड किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फाबिय्यी आला रब्बिको मा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो हमें और जो है बंदा उसकी भी करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। जबरदस्त। ये लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी से मुतमईन होते हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो कुछ कर रहा है, जिस स्टेटस पे है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दुआएं दे देते, अल्लाह ताला मजीद तुम्हें अता करे। हाँ आमीन। तो ये बरकत दे, ये बरकत है। हाँ हाँ। और इसमें मैं एक और बात कहूंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि मैं जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है वो मैं ये कहती हूँ कि जो नेकी का काम है और जो कहीं भी कोई कर रहा है, कहीं भी, और वो कोई भी है, उसको आप अप्रिशिएट करें, उसको एक्नॉलेज करें, कोई भी है वो क्या है, विदाउट क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिसिज्म ना करें और उसको बल्कि इनकरेज करें, और जहां तक हो सकते सपोर्ट करें, चाहे मैं हूं, आप है, कोई भी अच्छाई का काम जो है उसमें बल्कि रखना ना डाले, उसके साथ चले और उसको अप्रिशिएट करें, और हर अच्छे काम को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी 5 साल से प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं, पहले तो प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बताइए, आगाह कीजिए, उसके बाद जानेंगे कि आउटपुट क्या मिला। जी, ये बहुत अच्छा और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने आउटपुट के लिहाज से किया है। सिर्फ एक छोटे से ब्रीफ उसमें मैं बताऊंगी कि ये मैं अक्सर आती हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे और ज़रूर बताती हूँ, लेकिन अवेयरनेस जो होती है वो एक दफ़ा नहीं होती, उसको मुसलसल वो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, कि ये याद लोगों को याद दहानी कराती रहनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या अवेयरनेस लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ये 5 साल से 2016 में हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। ये डिसेबिलिटी पे था। हमने 3 कैटेगरीज ली, सेरिब्रल पॉलिसी, डाउन सिंड्रोम्स और ऑटिज्म। और जो ऑटिज्म पे मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जब हमने ये काम इस पे शुरू किया, इस डिसेबिलिटी पे, उस वक्त साउथ पंजाब में कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि एक ये नई डिजीज है। पूरी दुनिया में भी ऑटिज्म का नाम आप 99% लोगों को नहीं पता होगा, 1% को पता होगा। तो वो हमने ये काम शुरू किया और वो बड़ा चैलेंजिंग था, लोग ऑटिज्म के बारे में जानते नहीं थे। और बाकी भी जो डिसेबिलिटीज हैं, क्योंकि हमने 3 कैटेगरीज को किया, इसलिए कि बहुत सारी कैटेगरीज के पे अगर आप साइमल्टेनियसली काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी एक कैटेगरी में से भी, क्योंकि हर बच्चा तो एक सेम नहीं होता ना, उनमें सिमिलैरिटीज नहीं होती, डिफरेंसेस होते हैं, तो हर बच्चे पे एक कैटेगरी में काम करना भी मुश्किल है। तो सिर्फ 3 कैटेगरीज को किया, जिनकी इंटरवेंशन थेरेपीज, जो उनकी ट्रीटमेंट समझे थेरेपीज हैं, कि वो सिमिलर हों, कि वो उन्हीं सारी बच्चों को वही चीजें जो उनको दरकार हैं, जो उनकी नीड्स के मुताबिक वो उनको मिलनी चाहिए। तो ये फिर आपने 2016 में किया। और फिर ये रिट्रेट करूंगी कि हमारे पास कोई उसमें फंडिंग नहीं थी, सब लोगों को, कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सबको इकट्ठा किया, एक इनॉग्रेशन की, अम्मी को बुलाया कि इनॉग्रेट करें, और अपने सब फ्रेंड्स को और फैमिली फ्रेंड्स को जबरदस्ती बुलाया कि आए। मैंने कहा जी अगर हम बैठे रहे इनिशिएटिव के लिए कि जी फंडिंग नहीं है तो नहीं करते। तो अक्सर यही होता है कि बंदा सोचता है यार मैं बंदी या बंदा अकेले क्या करूंगी, यहाँ हर काम के लिए फंडिंग की जरूरत है जी, रिसोर्सेज की जरूरत है। तो रिसोर्सेज, कुछ लोग तो डिसहार्ड हो जाते हैं, यार नहीं होता हमसे, क्या लोगों की मिन्नतें करें, लोग फिर बातें भी करते हैं यार, या मंगते हो गए, मंगते हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह की बातें ना दिल को जाके लगती है, जब बंदा कोई इस तरह का काम सोच रहा होता है, दिल चाह रहा होता है यार कि इंसान, ये अल्लाह मियां की तरफ से आता है जहन में, ऐसे नहीं दिल चाह रहा होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये देखिए, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई, 2-4 दफा हमने सोचा कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत, रात को उठती थी तो मुझे नाइट मेयर्स आते थे, और फिर सुबह में उठती तो मैं कहती नहीं ये नहीं करना, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग और बड़ा जिम्मेदारी का काम है, और फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप किस तरह करेंगे। लेकिन अगले दिन कोई ना कोई ऐसी हेल्प आ जाती कि फिर मैं उसी डगर पे चल पड़ती, हम लोग चल पड़ते कि हाँ नहीं करना है। तो वो इसी तरह से फिर फैमिली फ्रेंड्स को अल्लाह की मदद आ गई हमारे साथ, और हमने, किसी ने हमें कोई अपनी ज़कात ले आया, कोई अपनी चैरिटी ले आया, किसी ने हमें कुछ दे दिया, कोई लोग बिल्डिंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया था, बिल्डिंग दी। अच्छा, कुछ हमारी जो फ्रेंड्स थे, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग, उन्होंने अपने कॉलेज से हमें कुछ वो भेज दिए, थेरेपिस्ट भेज दिए कि ये भी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। कुछ हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे और हमारे फ्रेंड्स भी, फैमिली फ्रेंड्स, उन्होंने बच्चों को स्पॉन्सर कर लिया।
तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखिए जी ये हम शुरू करें इनिशिएटिव, तो 1 साल का आप हमें दें, 1 साल के बाद हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा और 1 साल के बाद रिजल्ट अच्छा आया। एक तो लोग अपनी कमिटमेंट पे कायम रहे और दूसरा बच्चों में भी अच्छा रिजल्ट आया कि 1 साल के बाद उन्होंने जो डेली लिविंग स्किल जिसे हमें रोजमर्रा की काम काज होते हैं वो उन्होंने सीखा, जो रोजमर्रा की उनकी मसले मसाइल है वो सीखे उन्होंने, और उसके बाद और काम जिस तरह से जो भी उनके इंटरवेंशन थेरेपिस्ट में उनका रिजल्ट बेटर आया। तो इस तरह से हमने फिर इसको प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये भी पहले डिसहार्ट बंदा होता है कहीं जाकर, ये जो बातें होती है ना, अब अल्लाह पूछे, अब बंदा तो कुछ नहीं कह सकते इन लोगों को, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई अच्छा काम कर रहा है तो रखने डालना है हमने, जी ये नाम बना रहा है, ये फेम चाह रहा है, हालांकि जरूरी नहीं कि क्या मिलना है, लेकिन ये होता है कि यार चलो आखिरत हमारी सुधर जाएगी, किसी के लिए हम वर्क कर देंगे, तो कुछ ये चीजें तो वही बात है ना कि अल्लाह ताला ने ही इंसान के दिल में डाली होती है, जहन में आती हैं, और वसीले बनाना भी अल्लाह का ही काम है। आपने कोशिश करनी है। हाँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वाले जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं ये मुझे हुए हैं, लेकिन मैंने इनको बिल्कुल माइंड नहीं किया पर हुए तो दिल पे लिया थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने कहा देखिए मैं एक अच्छी नियत के साथ काम कर रही हूँ। रिस्पॉन्स क्या था? रिस्पॉन्स यही था कि जी नाम बना रहे हैं, शायद पैसे खा जाएंगे, पैसे बहुत मिल जाएंगे, और ये कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं इतनी अच्छी अपनी जॉब्स कर रही थी ऑलरेडी, तो मुझे कोई इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं था। तो मैंने कहा जब मैं हमारा कनेक्शन है और हम उस कनेक्शन जो अल्लाह के साथ भी एक कनेक्शन है और एक ह्यूमैनिटेरियन, कि आप देखिए एक इंसान है, अपार्ट फ्रॉम की जन्नत हमें बाद में मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, लेकिन एक बंदा किसी प्रॉब्लम में है तो आप उस वक्त ये तो नहीं देख रहे कि आप जन्नत के लिए काम करें, आप उसी वक्त उस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप अहले दिल हैं तो वो यही बात थी कि भाई आप काम शुरू करें, और इसको जिस तरह से आप ये कह रही है कि लोगों की जो बातें थी तो उसको मैंने कहा जी हम एक अच्छी नियत के साथ काम कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है। दुखा सही, दिल दुखता था, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने भी ये हर चीज पे टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड के साथ फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया कि ये काम जेन्युइनली कर रहे हैं, और फिर उसमें लोगों ने सपोर्ट भी किया। जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ एक और गेस्ट आ चुकी हैं, हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे कि सांस उनकी बहाल हो जाए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने यहाँ स्टेयर है, और मैं अक्सर जिक्र करती रहती थी एहसास दिलाऊं, सोचो कि हम कैसे आते हैं तो हम 65 स्टेयर्स हैं, गिन लिया आपने? मैंने आज गिने हैं, और हर स्टेयर पे मैं 20-25 स्टेयर्स के बाद मैंने जो है ना आई हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे पास बॉटल थी, मैंने पानी पिया, फिर मैं ऊपर फिर मैं लिफ्ट को देखती कि कहाँ ये लिफ्ट जो है ना फंक्शनल हो जाए। हाय अल्लाह। तो ये देखें, ये तो गिले शिकवे होते हैं हम लोगों तो काम करना है, हमने क्या गिले करना है, या काम करो या जो घर बैठो, वो वाला हाल हमने भी काम किया, गिला नहीं कि फिर भी हम आ गए। तो हमारे साथ माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर खिजरा आरिफ हैं, इनको वेलकम कहते हैं। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया तुम्हारा कुड़िए? ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं ठीक हूँ, आयशा सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल, क्या है नफ्सियात पे काम कर रही हो, क्या किस पे काम कर रहे हो आज एक्चुअली आज जो है नो टम्बाकू डे वर्ल्ड का 31 मई है। ठीक। आज तो हम लोगों ने बेसिकली, मैं पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट काम कर रही हूँ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, और इस टाइम जो है हम लोगों ने बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रिकवर किया है, स्पेशली टीन एज में, और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन पे हम अवेयरनेस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्पेशली हमारा टारगेट जो है वो टीन एज ग्रुप है जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा ड्रग्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है, और तंबाकू तो अब उनके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं कल ही एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें ये था कि तकरीबन 19.5% जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज तकरीबन 9 to 12 इयर्स के अराउंड है, उन लोगों में शराह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन 19.1% की जो है वो इनकी इस टाइम शराह जो है वो बढ़ चुकी है। इसमें डिफरेंट काइंड्स भी तो हैं, शीशा भी तो एक किसी की काइंड है, जी बिल्कुल, बंद भी किया हुआ है ना काफी, लेकिन घरों में फिर भी लोग फंक्शन जंक्शन लगा के बैठे होते हैं, और ये नहीं समझते उसके नुकसान क्या हैं, उसको एक रिक्रिएशनल वो दे रहे होते हैं। बेसिकली इसको ना एक फैशन के तौर पे लिया जाता है, तो वो समझते हैं कि ये एक फैशन है। हाँ, मैं नहीं समझती क्या, और कोई भी नहीं समझता, यानी कि इंक्लूडिंग आप किससे ही पूछें, समझदार इंसान नहीं समझता कि कोई भी बीमारी आपके लिए फैशन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिजीज है ये एक, हाँ,
اور یہ ڈیزیز آپ کے ساتھ بالکل ایسے چلتی ہے جیسے آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اور وہ آپ کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جہاں پر ایک انسان یہ سوچ رہا ہو کہ جی میں ختم ہو رہا ہوں اور وہ اس کو فیشن سمجھ کے یوز کر رہا ہے, تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے جو ٹین ایجرز میں اسپیشلی آ چکا ہے کہ اٹس اوکے, یہ تو فیشن ہے آج کل کا, مطلب ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا اسٹینڈرڈ ہے نا, یہ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے جی کہ کیسے پتا چلے گا یار, ہاں کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں تو کیسے. پہلے ہوتا تھا کھاتے پیتے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے, ڈائٹ پہ توجہ کرتے تھے, اور جب ہم کہتے تھے یار آپ جو ہیلدی ہو رہے ہیں یا تو کہتے ہیں پتا کیسے چلے گا, ہم کھاتے پیتے گھر کے لوگ بالکل اس چیز کو. لیکن اب یہ جو خرافات ہیں, میں خرافات یہ بھی کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں کی ہے نا. شیشہ بھی تو اتنا مہنگا ہے, اس کا جو ٹوبیکو ہے وہ اس کا ایکسپینسو ہے, تو وہ فیشن ہے. جیسے انہوں نے کہا دس از ٹیکن ایز اے فیشن, یہ تو ایک فیشن کے طور پہ ہوتے ہیں, اور انہیں اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں. یہ اویئرنیس میسج جانا چاہیے. بیسکلی اویئرنیس میسج کی جہاں تک بات کریں تو ہم وہاں پر جتنا بھی اویئر کر لیں, اس میں تھوڑا سا ایک فلو ہمارا اپنا بھی ہے. ہم نے بے شک سے ریٹس ہائی کر دیے ہیں, ٹیکس لگا دیے ہیں, چیزیں کر دی ہیں, لیکن ابھی بھی ہمیں وہ 2 روپے کی سگریٹ مل جاتی ہے آرام سے. ہمیں وہ پیک نہیں ملتا جو تقریباً 250-300 کا ہے, اور وہ ایک بچہ لیتے ہوئے سوچے کہ اتنی میری پاکٹ منی نہیں ہے ابھی تو میں تھوڑا سا اس پہ اوائڈ کر لوں یا مجھے جواب دہ ہونا ہے. وہ چیز نہیں ہے. ابھی بھی یہ ہماری طرف سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہماری طرف سے یہ لیکنگ ہے کہ ہم لوگ کور نہیں کر پا رہے ہیں. ہم آج بھی وہ 2-3 روپے کی سگریٹ انڈیویجلی پرچیز کروا رہے ہیں. مل جاتی ہے آپ کو, مل جاتی بالکل. ہر ڈھابے سے یا وہ جو شاپ جو بھی ہوتی ہے وہاں سے آپ کو سیپریٹ جو ہے ایک ڈبی میں سے ایک سگریٹ جو ہے 2 روپے کی 5 روپے کی مل جاتی ہے. تو یہ آسان ہے کیونکہ ٹافی والے ریٹ پہ جو آپ کو مل رہی ہوگی, تو دستیابی جب اتنی آسان ہوگی تو پھر اس سے چاہے آپ جتنا لکھ لیں تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. چاہے جتنی آپ تصویریں بیچ تو رہے ہیں آپ, کمرشل بھی ہے, سب چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور پھر جب وہ ڈرامے میں یا کسی ہیرو پیتا بس بھی لکھ دینے سے کیا کافی ہے؟ بالکل. اچھا, اس میں علاوہ آج کل جو اور چیز دیکھنے میں آئی کہ خواتین میں بھی جناب سگریٹ نوشی ہو یا اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کا شیشہ جو ہو گیا رجحان زیادہ ہے, بالکل آئس کا نشی بڑھ رہا ہے. بالکل. حالانکہ یہ ہم سمجھتے تھے کہ خواتین جو ہے زیادہ سمجھدار ہیں, میری طرح بہت سارے سمجھدار ہیں, لیکن فیشنیبل بھی تو ہے نا, تو وہ بھی ایز اے فیشن لیتی ہے. ایلیٹ کلاس میں یہ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اصل میں اس چیز کو بھی اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ایک فیشن اپنی جگہ پہ ہم لڑکیاں سمجھتی ہیں. دوسرا ہم لوگوں نے ایک عجیب سے مت بنا لی ہے کہ یہ پرابلم سالونگ ہے. ہاں, پیٹ خراب ہے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے پرابلم سالونگ ہے, کہ ڈائجیشن کے لیے, ڈائجیشن کے لیے ہے. بہت سے آپ کے جو ہے نا ٹینشنز اور آپ کی جو ہائپر ٹینشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کے ہائپر ٹینشن کی وجہ ہے. نہیں, ایک زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ سوچنا ہے, ہم تھکے ہوئے ہیں, جیسے چائے بہت ضروری ہو گئی ہے ہم لوگوں کے لیے, تو لوگ جو ہے اکثر جو ہے سگریٹ اور یا اس طرح کے جو ہے نشے کرنا ضروری سمجھتے ہیں, یا یہ تھوڑا ریلیف مل جائے گا, تو یہ چیز ذہن میں ڈال لی ہم لوگ. بالکل. ہاں, وہ یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت ایک سکون کا کام کر رہی ہے, اور یہ ہمارا بہت اچھا ریلیکسنٹ ہے جن کو ہم یوز کریں گے, اور اس کے بعد ہم نے بہت جو ہے نا مطلب ہمارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. جبکہ ریالٹی ایسی نہیں ہے کوئی بھی کہ آپ کے پرابلمس ان چیزوں سے سالو ہو رہے ہیں. جہاں تک دیکھا جائے اس ٹائم خواتین کی شرح بھی آلموسٹ تقریباً آپ لے لیں تو ہمارے 10.5 جو ہے وہ اراؤنڈ 30-50 کی شرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس میں سے 10 جو ہے ان کی 5%, 6% تو خواتین ہیں, اور ان کی مین جو پرابلم اور ریزنز ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو ہمارے گھر سے بنتی نہیں ہے, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, فرسٹریشن ہے, اس کو نکالنے کے لیے ہم نے یہ ایڈکشن پالی. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور ہم بات کرتے ہیں شائستہ بانو سے, اور یہ آٹزم پر کام کر رہی ہیں. کب سے کر رہی ہیں, اور پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہے کیا. بات وہی ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا آپ سے کہ یہ معذوری ہے, اور یہ کیسی معذوری جس کو دیکھ تو معذوری ہوتی ہے کہ چل نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, یا بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں, سن نہیں سکتے, تو یہ کیسی معذوری ہے کہ جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے,
اور یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈیزیز ہے، لیکن یہ اب اس طرح سے جب میں کہوں گی تو لوگ نہیں سمجھیں گے. میں آپ کو اس کو بڑا ایک تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے بتاتی ہوں کہ اس کے ارلی سائنس کیا ہوتے ہیں آٹزم کے، اور اس سے آپ اس کو اس کے کیونکہ بڑے سٹل سائنس ہوتی ہیں تو اس کو آپ پھر جو پیرنٹس ہیں جو والدین ہیں، اب آپ دیکھیں 6 مہینے کی عمر میں جو بچہ ہے وہ گگلنگ کرتا ہے، جس کو آپ گو گو کرتے ہیں، اور بتا رہی ہوں آپ، پھر 4-5 مہینے کی عمر میں وہ اسمائل بھی دیتا ہے، اس کی جو ایک سوشل کنیکٹیوٹی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. 6 مہینے کی عمر میں گگلنگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو 12 مہینے ہوتے ہیں 6 مہینے کے بعد جائے تو 4-5 الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، ماما بابا، اس طرح کی جو رائم ورڈز ہوتے ہیں، ماما بابا دادا، اس طرح ابھی اس کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. پھر 18 مہینے کی جب عمر پہ وہ آتا ہے، پھر 6 مہینے ہم آگے جاتے ہیں تو اس کے 4-5 الفاظ جو ہیں وہ کانٹیکسچوئل ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں، وہ لا یعنی نہیں ہوتے، کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں، کانٹیکسچوئل ہوتے ہیں کہ مام پانی کو مام بول دے گا، لیکن وہ اچھا ماما بابا پہلے تو ایسے کہتے ہیں، پھر اب اس کو وہ کرے گا کہ ہاں یہ ماما ہے تو اس کو وہ ماما ہی کہے گا، یہ بابا ہے تو بابا ہی کہے گا، انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جب آتے ہیں آٹزم کی طرف، یہ تو ایک سائنس ہو جاتے ہیں نا ارلی، ایک نارمل بچہ، ہاں نارمل بچہ 4 مہینے کی عمر میں وہ بیٹھ بھی جاتا ہے اور 1 سال کی عمر میں واک بھی شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کیونکہ میرا پیڈیاٹریشنز کے ساتھ ہے کنیکشن ہے، تو جب وہ پیڈیاٹریشن کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے جو مائل سٹونز ہوتے ہیں ارلی وہ سارے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں لیٹر سٹیج پہ وہ آٹسٹک اس کا ڈائگنوسس نکلتا ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے میں اس کو 2-4 کمپوننٹس میں اس کو ڈیوائڈ کروں گی. پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے موٹر کمپوننٹس ہوتے ہیں. موٹر کیا ہوتا ہے کہ اس نے 4 مہینے کی نیک بھی اس نے ہولڈ کر لی، چلا بھی صحیح، سارا کچھ اس نے مائل سٹونز کر لیے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ہوتا ہے اس کے فائن موٹر، کہ جو باریک سے باریک چیزیں بھی اس نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کر لی، تو پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا ٹھیک ہے، نارمل ہے. اس کے بعد جب تیسرا آپ آتا ہے سوشل اور لینگویج اسکلس پہ، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ 4 مہینے سے آپ اس کو آبزرو کرنا شروع کریں کہ دیر از سم تھنگ کہ وہ بچہ جو ہے نا آپ کے سوشل کنیکٹیوٹی نہیں کر رہا. اچھا 1 سال کی عمر میں بھی 18 مہینے کی جب آپ اس پہ آئیں گے تو بچہ جو ہے نا اس کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی آئی کنیکٹیوٹی نہیں کر رہا، آنکھ نہیں ملا رہا. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا موڈ نہیں ہے، یہ نہیں آنکھ نہیں ملا رہا، کوئی نہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اپنے اس کے لیے کام کے لیے یا اس کو جو چاہیے وہ ماں باپ کو کھینچ کے لے جاتا ہے، کرتا ہے، لیکن اس کے وہ ایکسپریشن نہیں ہے، وہ ایکسپریسو نہیں ہے، وہ ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے. یہ چیزیں بڑی سٹل ہیں جو پیرنٹس نہیں نوٹ کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام ٹھیک تو ہے، اس کے سارے مائل سٹون بھی ٹھیک ہے نارمل بچوں کے، اور ہے اس کا موڈ ہے تو وہ موڈ پہ نا ہماری طرف نہیں دیکھتا. موڈ ہی ہے، چھوٹے سے بچے کے بھی موڈ ہیں، یہ موڈز ہیں. جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے وہ چاہے 3 سال کی عمر میں آئے یا 5 سال کی، تو کمپلین پیرنٹس کی ایک ہوتی ہے کہ میڈم یہ بچہ بول نہیں رہا. بس ان کو جو ایک کمپلین مین ہوتی ہے کہ بچہ بول نہیں رہا. بھائی بچہ کیوں نہیں بول رہا؟ تو اس کے پیچھے یہ ساری آبزرویشنز ہے کہ اس کی سوشل سکلز، اس کی لینگویج سکلز، اچھا، اور اس کی آئی کنیکٹیوٹی، اس کا جو ایک اسٹیریو ٹائپ بیہیویئر ہے، یہ تو بعد میں بتاؤں گی نا وہ کیا ہوتا ہے، جیسے فلیپ کر رہا ہے. اچھا، اور 18 مہینے کی عمر میں وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. میں کہتی ہوں کہ بیٹا بال کدھر ہے تو وہ اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. تو یہ دیکھیں وہ کہے گا ٹھیک ہے، پیرنٹس کہیں گے یہ کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت سٹل چیزیں ہیں جو پھر لیٹر سٹیج پہ جا کے آٹزم کا شکار ہوتی. وہ بچہ صرف اپنے آپ میں محو رہتے. وہ کہتے ہیں جی میں پوچھوں گی جی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں کھیلتا ہے. وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ میں پیئرس کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتا، وہ اراؤنڈ رہتا ہے یا بیچ میں سے نکل جاتا ہے، بیٹھا ہے ایک سائڈ پہ. اچھا، وہ کسی کو موڈ نہیں دے رہا، وہ دیکھ نہیں رہا، اپنی بال یہ جو چیزیں اپنے پاس بس لے کر بیٹھا. ہاں، کھیلو تو نہیں، کسی کے ساتھ انوالو، یعنی سماجی جو اس کے رابطے ہیں، سماجی کنیکشن ہے وہ بہت پور ہے. اور دیکھیں زندگی میں یہی امپورٹنٹ ہے. اور آپ وہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہے تو یہ میرا والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے، وہ اس کو نوٹ کریں. وہ بچے کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہوگا، ادھر سے ادھر نکل جائے گا، بچوں کے اراؤنڈ ہوگا، خوش ہوگا. اس کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی، بچے نے پکڑی ہے تو وہاں جا کے وہ اپنے باڈی لینگویج یا چہرے کے ایکسپریشن سے نہیں مانگے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ اسے کھینچ لے گا، اور کوئی احساسات کے بغیر.
और अगर बच्चा देखिए, एक बच्चा जो डिलेड स्पीच वाला है और उसको ऑटिज्म नहीं है, तो वो नॉन वर्बली भी अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करेगा ना, चाहे लेटर स्टेज पे वो बोलेगा लेकिन नॉन वर्बली वो एक्सप्रेशंस तो देगा ना। बिल्कुल। तो इस बच्चे के वो भी नहीं होंगे, और वो टाइम के साथ इसको जो है वो ये चीजें आपकी इट वुड टर्न इनटू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन ये चीजें अर्ली एज में पता चलने वाले नहीं है। हम कहते हैं इसका अब्बा भी तो ऐसा था, अक्सर दादियां कह रहे थे वो भी ऐसा था, अलग सलग बैठता था। हाँ, डायग्नोसिस उस वक्त नहीं था ऑटिज्म का। हाँ बिल्कुल, तो वो दादा भी इसका था, इसमें दादा भी ऐसा था, अच्छा अब्बा भी इसका ऐसा था, ये ऐसे अलग थलग रहते थे, फलां थे, ऐसे। तो बोलने की बात लेट बोलते थे, ऐसे था मिजाज के ये लोग ऐसे। अच्छा बचपन में बच्चे के मिजाज हैरत है, हालांकि बचपन में बच्चों को कुछ पता नहीं है दुनिया का, ना दुख देखा ना तकलीफ देखी, मिजाज तो आगे जाके बनते हैं। जब हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें, डिप्रेशन देखते हैं, किसी की मूड देखते हैं, किसी का बिहेवियर देखते हैं, ये सारी चीजें हम पर अफेक्ट करती हैं। अच्छा एक सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, जो मुझे ऑल ऑफ अ सडन कि अब जब आप ऑटिज्म को लेके बैठे, क्यों लेके बैठे, क्योंकि अब सीडीसी के मुताबिक जो प्रिवलेंस रेट है वो इस वक्त 58 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का है। तो वो दिस इज अ वेरी हाई रेट। और ये पाकिस्तान में भी तभी तो इतना स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, और लोग बच्चों को छुपाते भी हैं, अंडर रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी ये स्टिग्मा है सोसाइटी का। तो उसमें भी आप ये देखें कि 4 लाख बच्चा इस वक्त वो कह रहे हैं इसमें ऑटिज्म के साथ है। ऑटिज्म का शिकार इस वक्त जो हु हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दे आर 400,000 चिल्ड्रन। अच्छा इसके इफेक्ट क्या होंगे, बैड इफेक्ट जिसको कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। मैं चाह रही हूँ खिजरा की तरफ जा रही हूँ, डॉक्टर खिजरा से बात करते हैं। हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की, वो ब्रेक में वो बात रह गई, डिप्रेशन है या हम कोई भी नफ्सियाती मसला है, और इस वजह से जो है हम लोग इन एडिक्शन की तरफ आते हैं, डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो खवातीन में रुझान बढ़ने की वजह क्या है, जबकि ये खवातीन माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, और ये घर की कहते हैं ना तरबियत का जुज़ जो है खातून ही समझी जाती है, इसलिए आगे नस्ल को लेके चलना है। अब माँ का ये हाल होगा, अपने डिप्रेशन को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने कैथारसिस को निकालने का कोई जरिया नहीं, और ये उसका जरिया वो समझ रही है। तो नुकसान क्या है, ये क्या कहोगे इस हवाले से यार? अच्छा आयशा, इसमें ना पहली चीज होती है जिसको हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस। हाँ, हमारे में ना आजकल एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें ना कि आज से पहले डिप्रेशन क्या पहले कभी जिंदगी में एक औरतों को नहीं रहा होगा, प्रॉब्लम्स उनको नहीं रही। हमारी मदर्स, हमारी मतलब ग्रैंड मदर्स वगैरह, ससुरालियों का प्रेशर जो कि हमेशा से होता है, जी अज़ल से है, ये सिर्फ हमारे ही ससुरालियों को प्रॉब्लम है, मतलब और किसी के ससुराल को प्रॉब्लम नहीं हुई। जगह होता है, एडजस्टमेंट में मुश्किल हो रही होती है, वो आपकी हैबिट्स नहीं समझ रहे होते, आप उनको नहीं समझ रहे होते। फिर कहीं जो है उन बेटों से होता है, कहीं भाइयों को होता है कि भाई हमें भाई अब बीवी का हो गया, यानी एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे थे। ये मसले हमेशा से हैं और रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे आप जितना कहें कि एजुकेट कर लें। यस, और अगर हम इन मसलों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इन्हीं चीजों का शिकार रहेंगे। फिर हम लोगों ने छोटी छोटी मसलों का शिकार, असल में हम लोगों ने हर चीज का शॉर्टकट निकालना शुरू कर दिया। हम बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे। सुनने वाले आज भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट हैं, मैडम हैं, हम लोग हैं, हम क्यों बैठे हैं? हम पेरेंट्स की, लोगों की सुनने बैठे हैं। आपको कोई नहीं मिलता तो आप हमें आके सुनाएं। कैथारसिस कहीं पे भी किया जा सकता है। कैथारसिस करने का कोई ये जरिया नहीं है कि आप किसी ऐसे को ही करेंगे जिसको जो आपकी सुन नहीं रहा। ठीक है, आप कभी किसी और को कर लें, मतलब कोशिश करें ना कि अपनी चीजों को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करें, लोगों में चीजों को बताएं, उनको सब अंडरस्टैंड करवाएं। ठीक है, हस्बैंड को बताना है, तुम्हें तो वो कहेगा तुम्हें उसके काम में मेरे घर वालों के गिले के अलावा तुम अच्छा ये रूटीन छोड़ दो भाई, छोड़ दो। जब ये बहुत सारी खवातीन अपने हस्बैंड को, जो भी बेचारा काम से आता है और वो लेके बैठ जाती हैं, हमारी बहनें आज ये वो वैसे स्ट्रेसफुल होता है, वो वैसे स्ट्रेसफुल होता है। और ये खिजरा की बात ठीक है कि आप उन लोगों से कोई एक बंदा तो होगा जिससे आप कैथारसिस कर सकते हैं। मैं इसमें एक बात कहूँगी, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं क्योंकि तो हम डिसेबिलिटी के मुतालिक काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं अभी, तो वो कहते हैं कि जी हमें जिम्मेदार करार दिया जाता है इस डिसेबिलिटी का, और ये बच्चा जो मैंने पैदा किया है और मेरे ससुराल वालों का बड़ा
जुल्म है। और ये बच्चा जो है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती से पैदा हुआ है, और या तो सेपरेशन होती है, डिवोर्सेज होती हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उनकी काउंसलिंग करें, हस्बैंड को भी बुलाया जाए, उसको साइंटिफिकली बताया जाए कि ऐसा कोई नहीं है, ये तो अब अल्लाह की तरफ से है। तो इस तरह की काउंसलिंग, इस तरह की अवेयरनेस, जो बंदा आखिर कोई ना कोई होगा जो आपकी बात सुनेगा, जाए आप अपना कैथारसिस करें, हो सकता है कि आगे कोई सोल्यूशन भी निकल आए। तो ये कि अगर आप दिल में लेके बैठे रहेंगे तो वो वाकई और ज्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन आज कल दौर में सोल्यूशन कहीं निकलता है, इससे तो अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए, वो बेहतर है। तो वही तो बात कर रहे हैं, वो बेहतर है कि वो चीज है। और ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं निकलते, आप डिस्कस करें तो जरूर निकलते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच के डिस्कस करेंगे कि इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या मेरी तो चीजों का क्योंकि मैंने सोचा हुआ सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए किसी के पास भी नहीं है। दूसरों को नहीं बदल सकते आप, ये बात तो एक डन है। अपने आप लेकिन अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सोल्यूशन। हाँ, एवरी प्रॉब्लम यही बात है, हम निकलते हैं सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तो हम सोल्यूशन हमारे पास होता है। तो इस बंदे ने ये किया, इसको ये चेंज करना है, नहीं, हमने कैसे बदलना है अपने आप को, ये चीज बड़ी अपना माइंड बहुत बड़ी चीज है। हमारे पास ऐसे बहुत सारी खवातीन हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी ऐसी डिप्रेशन की मेडिसिन वगैरह लेती हैं, और उसके बाद फिर जब बेबी होते हैं डेफिनेटली उनके 100 चेंजेस हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनके साथ आती हैं। जैसे मैम ने बताया कि ऑटिज्म का शिकार होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अगर आप बैक हिस्ट्रीज देखें तो उनकी मदर कहीं ना कहीं किसी एक प्रॉब्लम से सफर कर रही थी, और वो हाइपरटेंशन मेडिसिन की वजह से उनकी बेबी पे इफेक्ट पड़ा, और इस तरह से वो चीजें हुई। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करना कि मेरी ये प्रॉब्लम किस वजह से थी, उन्होंने एक्सेप्ट करना है खुदा की तरफ से था, तो ये जी मेरा बच्चा ऐसा है, या मेरे बच्चे को बस अब आप ठीक कर सकते हैं। हम ठीक जरूर कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब आप अपने आप को ठीक करेंगे। सारी जिंदगी बच्चे ने हमारे पास नहीं रहना, या सारी जिंदगी किसी पेशेंट ने हमारे पास नहीं रहना, उसने हमसे सलाह लेनी है और चले जाना है, एक वे लेना है और चले जाना है, आगे चलना आपने है। बात यह है कि आप अपना वे तो सेट करें ना, कि आपने वाकई ही चलना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो हम पर रिलाय करके, अभी रिसेंट मेरे पास एक केस चल भी रहा है कि उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ऑलमोस्ट उनका 22 इयर्स का बच्चा है जो एडिक्ट है, सीवियरली एडिक्ट है वो ना, वो छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपसे संभल जाएगा, नहीं संभला तो आप इसको जो है ना वो जहर का इंजेक्शन लगा देंगे। ये कितनी एक्सपेयर की सब एक एक्सट्रीम है। उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जी मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता। तो वो आपका इस पे बात करते हैं, वक्फे का वक्त हो गया। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और डॉक्टर फिजा से बात हो रही थी और हम लोग हैरान हो गए कि पेरेंट्स इस कदर भी सोच सकते हैं कि अगर बच्चा एडिक्टेड है और नहीं ठीक हो रहा या वापस जिंदगी की तरफ लौट के नहीं आ रहा तो इंजेक्शन लगा दे जहर का और मार दे। यार ये सिचुएशन क्यों होती है? या एक फैमिली कुछ हिस्ट्री या बैकग्राउंड चल रहा होता है, गुर्बत है, महंगाई है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इन लॉज के ताने हैं। हाँ। ये जिस तरह खिजरा बात कर रही है ना, उसी तरह हमारे पास पेरेंट्स बच्चे लेके आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम आप इस बच्चे को रख लें, ये नहीं ठीक होता या होता, इसको आप रख लें, हम छोड़ के जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरह खिजरा ने बात की है कि इंजेक्शन वाली, तो इस तरह वो बच्चे हमारे पास भी इस तरह के डिसेबिलिटी पे छोड़ने पे तैयार होते हैं। तो उसके नीचे बहुत ज्यादा उसके पीछे फैक्टर्स हैं। गुर्बत का फैक्टर है, प्रेशर है, इसी रिसोर्सेज का प्रेशर है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, स्टेट के वो हालात है, ये स्टेट वो आपको बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ और ये एजुकेशन को इतनी फ्री नहीं है, हेल्थ सिस्टम बड़ा जो है वो पुअर हेल्थ सिस्टम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लोगों के माइंड सेट के पीछे भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारे बाहर के मुल्कों में जो स्टेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो देती है चीज़ें, वो यहाँ नहीं है। ज़ाहिर है डेवलपिंग कंट्री है। तो शायद बाहर आपने भी तो वर्क किया है। जी, मैंने बहुत काम किया है। मैंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह और यूके में बहुत किया है काम। और 2016 में, वैसे तो मैं हर साल यूके बाहर जाती हूँ और पिछले मेरे ख्याल 2 डेकेड से माशाल्लाह जा रही हूँ। मेरे भाई हैं वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन, मतलब मेरी फैमिली रहती है, तो वो मेरा आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो फिर स्पेशली वहाँ जाके मैंने ट्रेनिंग ली। तो मैंने एक जो ऑटिज्म स्कूल ऑफ ऑटिज्म था, देयर वर 100 चिल्ड्रन, तो मैंने उन बच्चों के साथ काम किया। और जो आपको मेजर बात, और फिर मैंने सेरिब्रल पॉल्जी में भी काम किया, सी पोटेंशियल उनके स्कूल्स। एक तो उनके सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा है इन बच्चों के लिए, फिर उन बच्चों के लिए कानून भी हैं, उन कानून को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। लेकिन बुलिंग वहाँ भी होती है इन बच्चों के लिए, स्टिग्मा वहाँ भी है। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा बुलिंग बाहर ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए। कितने बच्चे जो है
बहुत सारे मैं मूवीज देखती हूँ जी, तो वहाँ ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट की जा रही है। हाँ, कि बुलिंग है, जैसे मैंने अभी वहाँ भी है बुलिंग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब मैंने काम किया इन अदारों में, इन स्कूल्स में, ऑटिज्म का पूरा स्कूल था, तो उसमें जो एक मेजर चीज़ है वो जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनकी मोटिवेशन और डेडिकेशन वो बहुत ज़्यादा है, और कोई डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड नहीं है कि ये बच्चे ने पे कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मोहम्मद है, ये जॉन है, ये इस्माइल है, कोई वो नहीं है, रिलीजियस टॉलरेंस है। जो भी बच्चा आ जाता है ना तो वो उसको ऐसे लेते हैं ये कि उनका अपना बच्चा है। तो ये मोटिवेशन और डेडिकेशन भी आपको एक आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ उनके पास रिसोर्सेज है। मैं अपने पाकिस्तान को मुल्कों कंपैरिजन नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया है, तो हम भी अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जब कंपेयर में करती हूँ तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। पेरेंट्स में अवेयरनेस आई है क्या? वो अपने बच्चे लाते हैं, उनको लगता है कि ये मसला है, दिखाना चाहिए, या फिर वही इग्नोर, फूल तवीज़ कर लो, दम दरूज करा लो, कोई साया हो गया इस पे, वो जिन, वो कहते हैं छोटे बच्चे जिन के, ये अक्सर ऐसी इसी तरह करते हैं, आशिक हो गए हैं, वो खेल रहा था बच्चा, उसको पता नहीं कहीं जिन के सुना है, जहाँ जाते हैं तो यही इस तरह की बातें, खामोश हो गया, बोलता नहीं, अपने आप में गुम रहते हैं, खुद बातें करते रहते हैं। तो ये मेरा एक जो बड़ा अवेयरनेस मैसेज है, बड़ा क्लियर पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए वो डायग्नोसिस जो नहीं करते। और पता उसमें क्या करते हैं, उसमें 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं सोचने में, और जब दे कम टू अस, दे विजिट अस, किसी भी उस पे जाते हैं जहाँ पे इंटरवेंशन थेरेपीज हो रही हैं, तो वहाँ पे ये दे लूज दैट पीरियड। वो जो पीरियड होता है जिसमें आप सोचते रह जाते हैं कि एक्सेप्ट करें या ना करें, वो टाइम गुजर जाता है। तो जब आपका डायग्नोसिस होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, और जो मैंने आपको एक ब्रीफली चीजें बताई हैं उसको देखें। अब तो गूगल आ गया, उस पे जाएं, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें। अच्छा, एक डॉक्टर, एक किसी थेरेपिस्ट, किसी के पास जाते हैं सेंटर में, आप सेटिस्फाइड नहीं होते, दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, चौथे में जाएं। अच्छा, और आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट कहते हैं जी टैग लग जाएगा। ओ भाई, टैग लग जाएगा, रहने दे टैग को, यू हैव टू बी विद योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे का देखना है ना, और बच्चा आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि जैसे जो आप डिसाइड करेंगे आपके बच्चे का जो ही वुड बी डेस्टिन्ड टू दैट, तो वो आपका बच्चा तो नहीं डिसाइड कर सकता। तो आपको ये क्विकली डिसीजंस लेने हैं, बेटर सूनर द बेटर, कि आएंगे इंटरवेंशन थेरेपी होगी तो अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। अच्छा डॉक्टर फजा, आपसे बात करते हैं, कुछ ही टाइम रह गया है प्रोग्राम खत्म होने में, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों को या ऐसे टीनेजर बच्चे, क्योंकि आजकल जो मुतासिर हो रहे हैं, मैं यही कहूँगी मंशियात से, तो ये टीनेजर बच्चे हैं, जिंदगी की तरफ कैसे ला सकते हैं? ये चीजें जो है जिसको वो स्टैंड कहीं समझ रहे हैं, कहीं स्टेटस समझ रहे हैं कुछ, तो ये इनको वापस कैसे लाना है, और इसके लिए कितना वर्कआउट करने की जरूरत है? अच्छा, हम लोगों ने एक अवेयरनेस सेशन इनके स्टार्ट किए हैं। हमारी ये है कि हमारे जितने भी एजुकेशन सिस्टम के जितने जैसे बच्चे हैं जो स्पेशली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग, हम लोगों ने यानी कि एक मुहिम चलाई है कि हम लोग अवेयर करेंगे तमाम यूनिवर्सिटी सेक्टर्स में, सोशल सेक्टर में, कम्युनिटी सेक्टर में। हम टारगेट नहीं करेंगे सिर्फ उस पर्सन को जो एडिक्ट होगा, हम टारगेट करेंगे उनकी फैमिली को। बेसिकली हमने इंटरवीन करना है फैमिली के साथ, क्योंकि आप उस एक को समझा लेंगे और फैमिली वैसे ही अपने सर्कमस्टांसेस में काम करती रहेगी, तो मुझे बताएं कि कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा टारगेट यह कि हम फैमिली को काउंसिल करें, हम उनको अवेयर करें कि आपने कैसे सिक्योर करना है। ठीक है, सिक्योर करना है, और बिहेवियर कैसे चेंज करना है। आप उसको या ताने मारे तो नशई कहीं का, फलाना कहीं का, तूने तो कभी दुरुस्त होना नहीं, जा किथे मर जा साढ़े वास्ते, तो इस तरह की बातें। बेसिकली चेंज इज लाइफस्टाइल। इट्स अ गुड। आप जब तक नहीं करेंगे आप आगे नहीं चल सकते। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है हमारा ये समझ लें कि हमारी लैकिंग है कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे होते, और बहुत सारे टीनेजर्स इसी वजह से कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमारी जो है ना फील्ड, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं हमें सूट वो जो है करने दी, और बहुत सारे ऐसे कभी कभी वो करते हैं कि जी हमारी पसंद की शादी नहीं हुई तो हमने ये बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बेटा कम्युनिकेशन जो गैप है उसको हमने बेहतर करना है, और उनके एनवायरमेंट्स के फैमिलीज का अच्छा कह रहे हैं कि फैमिलीज में जाके देखें कि वहाँ पे एनवायरमेंट्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है जिसने उस बच्चे को मजबूर किया है कि वो एडिक्शन पे जाए, वो एडिक्ट हो जाए, तो वो फैमिलीज को देखना चाहिए, और कम्युनिकेशन गैप काम करें। आपके बच्चों और माँ बाप की एक दूसरे के साथ डिस्कशन बहुत जरूरी है। काम हम लोग को मतलब पिछले हम 1 साल से इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे,
ہم لوگ کوئی ایک جگہ پر کوئی کسی آرگنائزیشن یا کسی بھی سیکٹر میں جا کر ہم وہاں پر ان کو اویئر کرتے ہیں کمیونٹی میں، تاکہ جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی اتنا زیادہ اس چیز سے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خضرا، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. شائستہ بانو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف. بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وعدہ ہو گیا یہ کہ ہم ایک اور پروگرام کریں گے، ایک اور پروگرام پر بہت ساری چیزیں رہ گئی جو لوگوں کو بتانی ہے. بہت شکریہ. ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.